और वो एक लड़के के हाथ में 2 पिस्टल थे, एक उस हाथ में एक उस हाथ में। जैसे ही हमारी गाड़ी क्रॉस हुई, क्योंकि हमारे शीशे बंद थे, अब उसने बहुत जोर से इस पे प्रहार करते हुए मैं अपनी जाति बता रही हूँ जिस पर मुझे गर्व है। हाँ, अभी भी मैं प्राउड से कहती हूँ मैं ठाकुर हूँ। उन्होंने डायरेक्ट आकर के मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा, तो मैं बिल्कुल इन पे मानहानि का केस करना चाहूंगी, क्योंकि जिस हिसाब से मैं ज्यादा रील्स में देख नहीं रही हूँ, पर मैं जितनी भी देख रही हूँ, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कह रहा है इसके बाल काट दो, कोई कह रहा है इसका रेप कर दो। ये क्यों बना है ये ठाकुर, मैं ठाकुर हूँ, ये बात क्यों आई? जी बिल्कुल बता रही हूँ। 6 जनवरी की बात है, मैं वो सेम डे की बात है, मैं उस दिन में रिजाइन करने के लिए वहाँ गई थी सुबह। और मैंने उनसे ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा कि आपकी जात कौन है, आप क्या हैं, और जो वो आरोप लगा रही मेरे ऊपर कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा, तो बैंक में सीसीटीवी शायद फुटेज लगा होता है, वो देख लें, सब सच सामने आ जाएगा। क्या इस उम्र अपने पति को समझाओ यार। मैं उनको बोल रही हूँ, मैंने इनकी लैंग्वेज के लिए बोला, इनकी लैंग्वेज तो गलत नहीं। मैंने सिर्फ बहन बोला था, सिर्फ बहन। मैंने वहाँ पे कैमरा अगर उसमें सुनाई दो मेरी लैंग्वेज नहीं सुधार पाएगी ऐसे की तैसे। ठाकुर हूँ मैं। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरीना टाइम्स। विश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया जाएगा। ऑपोजिशन ने इसे लेकर पूरी रणनीति तैयार कर ली है और अब जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोकसभा महासचिव को नोटिस सौंपा गया है। पक्षपात का आरोप लगाया गया था लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला पर। ऑपोजिशन की तरफ से कांग्रेस पार्टी ने यह आरोप लगाया और उसके बाद ऑपोजिशन के बाकी दलों ने भी इसका समर्थन किया था। अब कांग्रेस पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। ये दोस्तों, संविधान के रचयिताओं ने कभी सोचा नहीं होगा कि उनके संविधान लिखने के बाद 70-75 वर्ष गुजरने के बाद उस संविधान की कुछ इस तरह धज्जियां उड़ाई जाएंगी कि संविधान के नाम पर एक तरफ बचाव किया जाएगा और एक तरफ उसी संविधान को कुचला जाएगा। संविधान के रचयिताओं ने यह भी नहीं सोचा था कि जिस जाति प्रथा के लिए, जिस जाति से अंबेडकर लड़कर ऊपर आए, जिस जाति का जनदंश उन्होंने झेला अपनी पूरी जिंदगी, वो एक बार फिर से उभर कर सामने आ जाएगा और वही लोग सामने आकर खड़े हो जाएंगे। ये किसी ने सोचा नहीं था। ये 100 साल 150 साल पुरानी बातें हैं, परंतु वही बातें इस दौर में कुछ ज्यादा ही देखने को मिलती है। कहीं किसी दलित के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है, कहीं किसी सफाई कर्मी को इतना मारा जाता है नंगा करके कि वो मर जाता है, कहीं सीवर में गटर में घुसकर कुछ लोग आए दिन अपने जान गंवा देते हैं। उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। संविधान का पाठ तो सब लोग पढ़ाते हैं, संविधान में अधिकार तो सबको है, संविधान के अनुसार वोट सब मांगते हैं, वोट के टाइम पर सब कहते हैं हिंदू हिंदू एक हो जाओ, परंतु जब जातियों की बात आती है तो कुछ ऐसे तत्व भी इस समाज में हैं जो इसी समाज में रहकर और इस समाज में अपने आप को किसी भी तरह से सर्वोपरि दिखाना है, उसके लिए पूरा प्रयास करते हैं। एक अदम गोंडवी की एक कविता है, चमारों की गली, उसका कुछ अंश मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं ओम प्रकाश वाल्मीकि का जिक्र आज जरूर करूंगा, जिन्होंने ठाकुर का तालाब, ठाकुर का कुआं नामक एक कविता लिखी थी। ये दोनों कविताएं आप एक साथ सुनिए, हो सकता है आपको कुछ मरहम ऐसा महसूस हो जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है। इसका है नाम ठाकुर का कुआं। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का।
भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। वाह। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर का, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। सब्सक्राइब। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको, जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी कल कुएं में डूबकर। है धरी सिर पे बिनौले कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरयू पार की मोनालिसा। कैसी ये भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई। कल को ये वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हर खू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को। डूबते सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए ये आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, अजनबी बाहों में थी चीख। चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से अनभिज्ञ कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुट कर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरयू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार्य इसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मोद में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। ठाकुर हूं, हाँ मैं ठाकुर हूं, हाँ मैं ठाकुर हूं। कुछ इस तरह के अल्फाज एक लड़की बैंक की पीआर मैनेजर, ये कहानी है आस्था सिंह की। आस्था सिंह नौकरी करती है एचडीएफसी बैंक में, पनकी ब्रांच में। वहां उनकी कुलीग जो त्रिपाठी पंडित थी, उनसे कुछ विवाद चल रहा था। उस विवाद के चलते ही उन्होंने रिजाइन दे दिया। रिजाइन के वो पैसे मांगने आई तो उनके साथ कुछ इस तरह की बदतमीजियां वहां हुई। एक बार ये बदतमीजियां देखिए और आस्था सिंह क्या कह रही हैं, एक बार इनकी बात भी आप सुन लीजिए। रुक जाइए ठाकुर मैं अपनी एचडीएफसी बैंक में कार्यरत हूँ और मेरा पूरा डेजिग्नेशन रिलेशनशिप मैनेजर है। और अभी मैंने रिसेंटली एचडीएफसी बैंक ज्वाइन किया है, 15 दिसंबर को ही मैंने ज्वाइन किया हुआ है। तो अच्छा, तो एक आपका वीडियो वायरल होगा, आपने देखा, पूरे देश में जमकर वायरल हो रहा है, और उसमें आप कह रही हैं, किसी से कह रही हैं, किससे कह रही हैं कि मैं ठाकुर हूँ। तो ठाकुर, आप बैंक में ठकुराइती दिखाने के लिए गई हैं, क्या करने गई थी? सर, पहली बात मैं बहुत क्लियर कर दूं कि इस विवाद को बेसिकली पर्सनल मुद्दा बना, मतलब पर्सनल मुद्दा है जिसको जातिवाद का मुद्दा बनाया जा रहा है। और मैं बहुत क्लियर करना चाहूंगी कि ये कोई कस्टमर नहीं है और ये हमारे ही ब्रांच के फीमेल एम्प्लॉय के हस्बैंड हैं जिनसे मेरी बहस हो रही है और उनसे मेरी तू मैं हुई है, जिसका ये जातिवाद का मुद्दा बनाया जा रहा है। उन्होंने डायरेक्टली मुझसे आकर के पूछा है कि कौन सी जात की हो तुम जो इतनी अकड़ दिखा रही हो। उसके बाद मुझे बताना पड़ा है कि मैं ठाकुर हूँ। और मैं ये बात बहुत दावे के साथ बोल सकती हूँ कि अगर मैं किसी और जात की होती तो शायद ये मुद्दा इतना नहीं बड़ा बनाया जाता, क्योंकि तब ये बोला जाता कि अच्छा हुआ एक मनचले को सबक सिखाया। पर यहाँ मैं ठाकुर हूँ और जिस हिसाब से अभी सारी न्यूज़ वायरल हो रही हैं, इसको जानबूझ करके जातिवाद का मुद्दा बनाया जा रहा है योगी जी पर सवाल उठाने के लिए, बीजेपी पर सवाल उठाने के लिए। हालांकि मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से या किसी से कुछ लेना देना नहीं है मेरा, लेकिन इसको जानबूझ करके जाति का मुद्दा बनाया जा रहा है। कौन कर्मचारी थी, कौन, उनका क्या नाम था, उनके पति का क्या नाम था और क्या विवाद के कारण था?
तो विवाद का कारण ऐसा कुछ नहीं था सर। महिला कर्मचारी जो हमारे यहाँ कार्यरत थी, उनका नाम रितु त्रिपाठी था। वो सेम डे आई हुई थी रिलीविंग लेने के लिए, और उनको सेम डे, क्योंकि बैंक ऑलरेडी परेशान था, उनके हस्बैंड ऋषि मिश्रा नाम है उनका, वो ऑलरेडी सबको हमारे सीनियर्स को कॉल करके और मैसेज करके परेशान कर रखा था उन्होंने। तो जिस दिन उन्होंने बैंक से अर्ली रिलीविंग की डिमांड की है, सेम डे उनको बैंक ने अर्ली रिलीव कर दिया है। हालांकि जब जो कैश काउंटर पे स्टाफ होता है, उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कैश की चाबियां होती हैं, कैश टैली करवाना होता है। तो उनके पति की ये डिमांड थी कि मेरी वाइफ को 10 बजे तक बैंक से खाली कर दिया जाए, लेकिन फॉर्मेलिटीज होने में 4 सवा 4 बजे का समय लग गया। तो उनको एक एग्रेशन दिखाना था। उन्होंने डायरेक्ट आकर के मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा। मुद्दा मेरा उनकी बहन से सुबह थोड़ी बहस हुई थी, वो मुद्दा उन्होंने उसको अलग बनाया। उन्होंने मुझसे आकर के डायरेक्टली कहा कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा, तुम में ज्यादा हेकड़ी है, तुम्हारी ज्यादा हेकड़ी है, और वो मैं निकालूंगा, तुम्हारी गर्मी निकालूंगा। मैं प्रेस में हूँ, और महिला कांस्टेबल को बुलाना चाहिए। जब उन्होंने डायरेक्टली कन्फ्रंट किया मुझसे आकर के कि मैं तुम्हारी गर्मी निकालूंगा, तो आप बताएं कि मुझे वहां पर कितनी देर चुप रहना चाहिए था? क्या मेरा कोई सम्मान नहीं है? विवाद का कारण क्या था? सर, उनकी बहन से मेरा सुबह विवाद हुआ था। विवाद का कारण बहुत छोटा था कि मेरा उनसे कहने का सिंपल सा मतलब ये था कि विवाद का बहुत छोटा सा कारण ये था कि बाथरूम का गेट खुलने में कुछ बहस हुई थी। तो उनकी बहन ने मुझसे कुछ टॉन्ट में बात की थी। शब्द गलत नहीं थे, मैं बिल्कुल कहूंगी कि शब्द गलत नहीं थे, लेकिन एक वे ऑफ टॉकिंग जो था वो गलत था। मैंने उसका अपोज किया था। एक बहुत छोटी सी मैंने एक चीज देखी है सर, कि आप जैसा व्यवहार अपने परिवार में अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपनी माँ बहन के साथ यूज करते हैं, वही सेम व्यवहार आप बाहर किसी महिला से करना चाहते हैं। मैं किसी भी पर्सनल मामले में नहीं जाना चाहती हूँ, पर मैंने ये चीज नोटिस की थी कि जो हमारे यहाँ महिला कर्मचारी कार्यरत थी, वो अपने परिवार से हमेशा परेशान रहती थी, अपने पति से हमेशा परेशान रहती थी। तो जिस दिन उन्होंने आकर के मेरे से बदतमीजी करी, मैं वो सब कुछ समझ गई थी सर सिनेरियो, कि मेरे साथ भी वो वही अप्लाई करने की कोशिश करें जैसा वो अपनी पत्नी के साथ बिहेव करते हैं। आस्था सिंह के बाद जो ऋषि नाम का आदमी था, जिसको ये उसका जो त्रिपाठी थी, उनका हस्बैंड बताया जा रहा है, वो सामने आया। उसने कहा मैं ऋषि हूं, लेकिन मैंने कोई बदतमीजी इनके साथ नहीं की, ना ही मैंने कुछ कहा है। एक बार आप इनकी बात इन्हीं की जबान सुन लीजिए। ठाकुर इट्स ओवर। क्या इस उम्र अपने पति को समझाओ यार। मैं उनको बोल रही हूँ, मैंने इनकी लैंग्वेज के लिए बोला, इनकी लैंग्वेज तो गलत नहीं। मैंने सिर्फ बहन बोला था, सिर्फ बहन। मैंने वहाँ पे कैमरा अगर उसमें सुनाई दे लैंग्वेज सुधार पाएगी ऐसे की तैसे। नाम है आपका और ये क्या बात हुई थी? पहली चीज तो मेरा नाम ऋषि त्रिपाठी नहीं, ऋषि मिश्रा है। और मेरी वाइफ सुबह 9 बजे इस्तीफा देने गई थी बैंक। उसी बैंक में काम करती हैं? उसी बैंक में काम करती हैं, कैशियर की पोस्ट है, और रितु त्रिपाठी नाम है उनका। दूसरी चीज़ ये कि मैं वहाँ पे 9 बजे नहीं गया था, मैं 3 बजे पहुँचा था, क्योंकि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहे थे बैंक वाले। उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहे थे बैंक वाले। और दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि आपकी जात क्या है, आपकी बिरादरी क्या है। उनके बगल में एक लड़का बैठा था, और मैंने उनसे पूछा, हमने क्या मैटर हो गया, क्यों नहीं इस्तीफा स्वीकार हो रहा है। तो उसने बोलना शुरू कर दिया। पहले तो उसने मेरी बहन से बदतमीजी वगैरह करी, जो सुबह से बैठी थी, छीटा कसी अभद्र, जो इनसे मेरी वाइफ से करती थी, जब से आई थी, जब से छीटा कसी अभद्र टिप्पणी ये सब करती थी। उसके बाद जब मैं 3 बजे पहुंचा, 3:30 या 4 बजे के लगभग मैं वहाँ पहुंचा था, और मैंने उससे पूछा कि मैंने उनसे डायरेक्ट बात नहीं की, मैंने अपनी बहन से पूछा, भाई क्या हो गया, क्यों लेट हो रहा है? सुबह 9 बजे कोई व्यक्ति आया इस्तीफा देने, आप उसको इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? भाई इस्तीफा दो, आप छोड़ो, क्योंकि बिठूर में रहते हैं हम लोग। दरअसल है क्या कि मैं जब से इस ब्रांच में आई हूँ, उसके बाद से कई बार, मतलब अक्सर ऐसा कि एक तो टाइम का कोई फिक्स नहीं, 6:30 बजे का हमारा टाइम होता है निकलने का, बट यूजुअली वहाँ पर 8 बज रहा है, 9 बज रहा है, 8 बज रहा है, 9 बज रहा है, मोस्टली यही टाइम होता था। दूसरी चीज़, मेरी छोटी बच्ची है। जिस दिन की बात उन्होंने बताई है, 31 दिसंबर 2024 को मेरी बच्ची 8 महीने की थी। मैंने वहाँ पे पूरी ब्रांच में सभी को पता था कि हाँ, मेरे घर पे मेरी बेटी अकेले है, मेरे हस्बैंड के साथ में, वो अकेले नहीं संभाल पाएंगे, कुछ दिक्कत थी, मैंने सभी को बताया हुआ था। उसके बाद भी बोलते बोलते कि आप मुझे थोड़ा सा जल्दी जाने दीजिए, उसके बगैर मुझे जाने कब दिया, वहाँ से मैं 11 बजे निकली हूँ। उसके बाद रिजाइन देने का फैसला किया आपने? 2024 के बाद है ये। रिजाइन
31 उसके बाद भी वो चीजें मतलब कॉमन चलती रही। टाइम का हेर फेर, टॉन्ट करना, उन चीजों को लेकर के बार बार पॉइंट आउट करना, इस तरह से। और अगर मुझे कभी लेट हो रहा है तो ये कहा जाता है, हमारे जो ब्रांच मैनेजर हैं उन्होंने ये मुझसे बोला कि कोई बात नहीं, लेट हो तो हम तुमको छोड़ देंगे। भाई आप मुझे क्यों छोड़ने जाओगे? मेरे पास मेरी ये जातिवाद का ऐसा जहर है जो शायद इस समाज को एक दिन निगल जाएगा। ये जातिवाद का जहर ऐसा है कि जो पार्टियां अपने वोट बैंक के लिए कभी बोलती है कि बटोगे तो कटोगे, कभी कहती है कि साथ रहो, मिलकर रहो, और कभी कहती है कि तुम ओबीसी हो, तुम दलित हो और हम स्वर्ण हैं। ये भी आपने खूब देखने को आपको मिला होगा। परंतु मैं आज जो संविधान की बात मैंने आपसे की, उस संविधान में यह हुआ है कि आज कांग्रेस ने एक नोटिस दे दिया है लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो बीजेपी के बनकर रह गए हैं, जबकि लोकसभा अध्यक्ष न्यूट्रल होना चाहिए। उसी को देखते हुए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस कांग्रेस ने दिया है आज। उसमें 14 दिन बाद सुनवाई होगी। 14 दिन में क्या होता है, मंजूर होता है नहीं होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। परंतु ये संविधान की धज्जियां तो कहीं ना कहीं उड़ी रही हैं, चाहे जातिवाद के नाम पर हो, चाहे धर्म के नाम पर हो। जब हेमंत विश्व शर्मा मुसलमानों पर गोली चलाता है, सांकेतिक सही, परंतु मैसेज तो गलत ही जाता है। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी इस तरह की हरकतें कैसे कर सकता है? वहीं दूसरी तरफ गढ़ से पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी में मंत्री रहे मदन चौहान के ऊपर कल रात हमला हो गया। ताबड़तोड़ गोलियां उनके ऊपर चलाई गई। ये यूपी तक की खबर है, यूपी तक ने उनका इंटरव्यू लिया है। आप एक बार सुनिए मदन चौहान जी क्या बोल रहे हैं। मंत्री रहे और गढ़ मुक्तेश्वर से 3 बार के विधायक मदन चौहान जी पर फायरिंग हुई है। बताया जा रहा है कि फॉर्च्यूनर कार सवार 3 बदमाशों ने इनके ऊपर फायरिंग की, जिसमें ये बड़ी मुश्किल से बच पाए। इनके साथ एक गनर था जिसने जवाबी कार्रवाई की। आइए बात करते हैं। मदन चौहान जी, क्या रहा पूरी जरा घटना बताइए। देखिए, हम किसी समारोह में जो मेरे क्षेत्र का है और गांव हिरनपुरा का है, उसमें सगाई थी जितेंद्र के भतीजे की। उसके लिए गए थे, लगभग 8:45-9 बजे का वक्त होगा। और गढ़ और मेरठ रोड से जब 1 किलोमीटर का वो जो पैच है उसमें बिल्कुल अंधेरा था, तो वहाँ पर 3 लड़के खड़े थे और वो एक लड़के के हाथ में 2 पिस्टल थे, एक उस हाथ में एक उस हाथ में। जैसे ही हमारी गाड़ी क्रॉस हुई, क्योंकि हमारे शीशे बंद थे, अब उसने बहुत ज़ोर से इस पे प्रहार करते हुए फायर किया। वो फायर हमें तो उसकी आवाज़ आई है जो शीशे में लगा टाइगर दबाया, और वो उसके बाद ये दीवान जी हमारे एकदम से दरवाज़ा खोल के निकले और निकल के इन्होंने जो ललकारा और एकदम कहा कि अपनी कार्बाइन संभालते हुए उनकी तरफ को बढ़े तेज़ी से, तो वो एकदम डर गए। उन्हें शायद ये पता नहीं होगा कि दीवान जी उनके पास है, पुलिस वाला कोई है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पुलिस वाले जो दीवान जी थे उनकी वजह से आज हम पे इस हमले का जो जानलेवा हमला हुआ है, इससे हम लोग बच पाए। किसके ऊपर अटैक हो, किसके ऊपर ना हो, इसका फैसला तो मैं तो नहीं कर सकता कम से कम, परंतु पुलिस तो कर सकती है। पुलिस अपना काम निभा सकती है। हालांकि पुलिस के लिए कह रहे हैं मदन चौहान जी कि पुलिस वाला नहीं होता तो मुझे मार देते। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अपना फर्ज निभाया, हम भी चाहते हैं फर्ज निभाए। परंतु क्या सब लोग इस संविधान को मिटाने पर तुल गए हैं? क्या सब लोग, जब चुने हुए सांसदों को कहीं बोलने नहीं दिया जाता, प्रधानमंत्री संविधान संसद में अपने आप को ऐसा महसूस करते कि उनके वो महिलाएं सांसदें मार देंगी, और एक लड़की बैंक कर्मचारी, पढ़ी लिखी लड़की, मैं ठाकुर हूं बोलती है, तो ये कहां जा रहे हैं? क्या ऐसा कभी किसी ने सोचा था? वो एक दौर था जब ठाकुर का तालाब, ठाकुर का कुआं लिखा गया था और चमारों की गली लिखा गया था, जो मैंने अभी सुनवाया आपको। परंतु ये दौर तो नहीं है वो। इस दौर में तो सब लोग बराबर हैं, ऐसा बीजेपी वाले भी तो कहते हैं। परंतु योगी सरकार में, योगी के टाइम में क्या आए दिन इस तरह की जातिवादी मानसिकता, मैं अखिलेश यादव की मानता हूं कि वो उनकी मानसिकता जातिवादी है, परंतु क्या योगी जी की भी है?
प्रत्यक्ष तो ऐसा ही होता है, या सामने जो चीजें आ रही हैं उनसे तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं जातिवादी मानसिकता अभी भी हमारे समाज को एक ऐसे अंधे कुएं की तरफ ले जा रहे हैं जिसका कोई और छोर नहीं है। अगर देश को तरक्की करनी है तो दलित, ओबीसी, स्वर्ण सबको एक होना चाहिए, परंतु जब स्वर्ण यूजीसी पर कहते हैं कि गधों को च्यवनप्राश खिलाना चाहते हैं प्रधानमंत्री, तो ये जातिवादी मानसिकता कहां से आई, कौन इसके शिकार हुए, आप सबको पता है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। करीब 5000 सालों से जाति का दंश झेल रहे दलित और ओबीसी के साथ किसने अत्याचार किया ये सब लोग जानते हैं। मैं वो बात नहीं कह रहा, ना मैं किसी जाति की बोल रहा हूं कि वो करते थे, परंतु सबको पता है। जो हमारे कवि हैं उन्होंने जो लिखा है वो गलत नहीं लिखा होगा शायद। क्या ये मानसिकता कभी बदलेगी? क्या हम संविधान के अनुसार इस देश में रह पाएंगे? क्या हमारी सरकारें इस जातिवाद को खत्म करके, धर्मवाद को खत्म करके एक समान नागरिक संहिता, समान सब बराबर है समाज में, ऐसा कोई निर्माण कर पाएगी? मुझे तो नहीं लगता। अगर आपको लगता है तो आप बता दीजिए, क्योंकि यहां तो जाति और धर्म से किसी को फुर्सत ही नहीं है। और ऐसे में पिसता है आम आदमी। आम आदमी पिसने के लिए बना है और उसे पिसना ही पड़ेगा। तो मैं भी कहता हूं आप पिसते रहिए, क्योंकि आप आवाज नहीं उठा सकते। आप केवल ऐश की जिंदगी जीना चाहते हैं, चाहे वो उधार की जिंदगी ही क्यों ना हो, तो जियो, ऐश करो। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।